नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। दिखाएंगे आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। नई और पुरानी करेंसी की बरामदगी का सिलसिला जारी है। मुंबई में 4 सर्राफा कारोबारियों के पास 170 करोड़ की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ है। वहीं एक और छापेमारी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नए नोट भी मिले। मुंबई पुलिस ने बीती रात अंधेरी के जुहू वर्सोवा लिंक पर एक कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की। इनमें सभी 2000 के नए नोट हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी 4 लोग बुलियन व्यापारी हैं। मुंबई पुलिस को एक कार से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं ये नए नोट हैं जो कि एक कार से नाकाबंदी के दरमियान पुलिस को बरामद हुआ है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए के 2000 रुपए के नए नोट बरामद किए गए। ये जो नोटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से मामला कुछ संदेहास्पद था। मुंबई के ही झावेरी बाजार में ईडी की छापेमारी में आज 4 बुलियन ट्रेडर्स से 70 करोड़ की पुरानी रकम बरामद की गई है। इसके अलावा 10 खातों में जमा करोड़ रुपयों को फ्रीज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के जरिए काले धन पर शिकंजा कसने के लिए जिस तरह से सूचनाएं मिली, मुंबई के झावेरी बाजार का ये इलाका है और इस इलाके में ये एक ऐसा प्रेमाइसिस है जहां प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी सर्च ऑपरेशन यहां शुरू किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में इनकम टैक्स विभाग ने शेरे पंजाब नाम के ज्वेलरी शोरूम में छापेमारी की। बड़े पैमाने पर कालाधन होने का शक है। सतना और रीवा से इनकम टैक्स की 20 सदस्यों की टीम छापेमारी कर रही है। हैदराबाद में पुलिस ने 4 लोगों को 12 लाख रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया। रकम 2000 रुपए के नोटों में थी। चंडीगढ़ में एक दर्जी के ठिकाने पर ईडी के छापे में 2.5 किलो सोना और 30 लाख रुपए बरामद किए गए। इनमें 12 लाख के नए नोट हैं। दिल्ली पुलिस ने कल एक ठेकेदार के घर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए। इनमें 8 लाख रुपए के नए नोट थे। सीबीडीटी ने कल कहा था कि अब तक कुल 316 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है, जिनमें से 80 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी है। आज से 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 50% जुर्माना देकर बेनामी संपत्ति का खुलासा किया जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में फर्जी खातों के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस ब्रांच में 20 फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपए जमा करने का खुलासा हुआ। आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक्सिस बैंक मामले की जांच के लिए नोएडा के सेक्टर 51 की ब्रांच में पहुंची। ईडी की टीम ने फर्जी खाता धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ईडी की टीम बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत है। 2 दिन पहले आईटी की टीम ने भी इस पूरी एफआईआर दर्ज होने के बाद छापा मारा था और कई फेक अकाउंट्स की बात जो है वो सामने आई है और नोटबंदी के बाद बड़े अमाउंट का भी जो ट्रांजैक्शन है उन्हीं अकाउंट से किया गया है। दिल्ली में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस, दरियागंज और कृष्णानगर ब्रांच में भी इनकम टैक्स का सर्वे हो चुका है। एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच के 2 अधिकारियों को 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। एक्सिस बैंक ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई पर बयान जारी कर कहा था कि उसकी छवि को धक्का पहुंचा है और वो लगातार आरबीआई और ईडी के संपर्क में है। गुजरात में चाय और भजिया बेचने वाले कारोबारी के पास से छापेमारी में 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। नोटबंदी नहीं हुई होती तो ऐसे काले कुबेरों की कहानी आपके सामने कभी नहीं आती। गुजरात के सूरत में जब इनकम टैक्स विभाग ने किशोर भजिया वाले के ठिकानों पर छापेमारी की तो उसके होश उड़ गए। 20 साल पहले किशोर भजिया वाला सूरत के उधना इलाके में चाय पकौड़े बेचता था, लेकिन बाद में वो फाइनेंसर बन गया। उसने सूद का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। कारोबार बढ़ने पर भजिए की दुकान किराए पर देकर उसने ज्वेलरी का कारोबार शुरू कर दिया। ज्वेलरी के कारोबार में वो महिलाओं के गहने गिरवी रखकर पैसे देने लगा। पैसा वापस नहीं मिलने पर वो गहने अपने पास रख लेता था। किशोर भजिया वाले के पास 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। बैंक लॉकर्स से 1 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद भी हुए हैं। किशोर भजिया वाले के अलग अलग बैंकों में 33 खातों का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। साथ ही कई बेनामी चल अचल संपत्ति का खुलासा भी हुआ है।
भजियावाले ने अपनी बीवी कमला के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया। काले धन के पैसे को वो इसी ट्रस्ट के जरिए सफेद करता था। पुराने नोट जमा करने पर राजनीतिक पार्टियों की बल्ले बल्ले हो गई है। कुछ शर्तों के साथ वो अपने खाते में 500 और 1000 के जितने चाहें उतने पुराने नोट जमा कर सकते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम जनता को घर में रखे पैसे को बैंक में जमा करने पर नकद रकम की एक पाई का हिसाब देना पड़ा है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप गुनाह कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे गुनाह माफ हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों को अपने अकाउंट में कैश जमा करने की छूट है। ये जो मूव है इस पर क्या कहना है? ये जो सरकार ने ये कहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आप? देखिए, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, हम पैसा जमा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो पार्टीज है उनके लिए तो कोई लाइन नहीं है। उनको पैसा दे देंगे, चंदे के तौर पर कितना भी पैसा दे रहे हो, उन पर टैक्स भी नहीं है, तो ये गलत है। आपको क्या लगता है ये मूव? गलत है सर। डिफ़िकल्टी तो हम फेस कर रहे हैं। लाइन में लगना, सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। और नेताओं का क्या है, उन लोगों का पैसा तो आ रहा है। अब काला धन अलग है चीज़ है, राजनीतिक दल अलग है, और राजनीतिक दलों में तो भारतीय जनता पार्टी जितनी हिंदुस्तान की राजनीतिक दल है उससे 10 गुना भारतीय जनता पार्टी अकेला इलेक्शनों में पैसे खर्च करता है। कालीन सत्र के उद्घाटन के दिन ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों की बैठक में कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की चंदा लेने की पद्धति पर चर्चा होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत राजनीतिक पार्टियों को अपने खाते में बिना टैक्स के कैश जमा करने की छूट है। 20,000 रुपए तक का चंदा नकद में लिया जा सकता है। चंदा देने वाले व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए। 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नकद में नहीं बल्कि चेक या बैंक ड्राफ्ट में ही लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए। नोटबंदी के बाद अब मंदिरों में भी कैशलेस दान देने की शुरुआत हो गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अहमदाबाद के रहने वाले शेखर पटेल और उनके साथियों ने एटीएम कार्ड से स्वाइप के जरिए 1 लाख रुपए का दान दिया। कैशलेस दान करने पर मंदिर के पुजारियों ने कारोबारियों को सम्मानित किया। शेखर पटेल जो कि अहमदाबाद से आए थे, व्यापारी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए स्वैप मशीन से दान करके और कैशलेस दान की शुरुआत महाकाल मंदिर में की है। ये पहला कैशलेस दान है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। महाकाल मंदिर ऑनलाइन भी दान लेता है। 11 अगस्त 2014 से ऑनलाइन दान की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 25 लाख रुपए ऑनलाइन दान किए जा चुके हैं। हालांकि नोट बैन की वजह से मंदिर पहुंचने वाले बहुत से श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है। राजस्थान के बीकानेर में जमीन खरीद के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के प्रतिनिधि महेश नागर को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने को कहा है। ईडी के समन को महेश नागर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इस मामले में ईडी से पहले बीकानेर पुलिस भी महेश नागर को समन जारी कर चुकी है। महेश नागर ने पुलिस के समन को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था। महेश नागर को बीकानेर के एसपी या फिर रेंज के आईजी के सामने पेश होने को कहा गया है। Whenever there has been attack on the Bharatiya Janata Party, or they just to divert the attention of the people, they will say this has happened, this has happened. There is nothing new. They are inquiring for the last so many years. Why are not they able to find anything? कि अगर कोई आम आदमी इतनी बड़ी जमीनें खरीदता तो निश्चित रूप से पहले तो खरीदने ही नहीं देते, और खरीद लेता कार्रवाई होती। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई से डर क्यों नहीं? उनको इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने जाना थी। उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं जो दलाल के काम करते हैं, उन्हीं को पहले पकड़ना चाहिए, फिर उनकी आधार पर, उनकी दिए हुए एविडेंस के आधार पर अंतिम में वाड्रा ही पकड़ा जाएगा, वही जेल जाएगा। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर बीकानेर की कोलायत तहसील में 275 बीघा जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदने का आरोप है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर 2009 से 2012 के बीच राजस्थान में कई जगहों पर जमीन खरीदने का आरोप है,
महेश नागर का नाम करीब करीब हर जमीन सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है। महेश नागर हरियाणा का रहने वाला है। उसे ईडी ने 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुसीबत बढ़ सकती। पंचकुला में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटन के मामले की जांच सीबीआई करेगी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कुछ दिन पहले जमीन आवंटन का केस सीबीआई को सौंपा। सीबीआई जल्द ही छानबीन शुरू करेगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। आपकी जानकारी के लिए वो सीबीआई को दे दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले दिया गया है और जल्दी सीबीआई उसकी इंक्वायरी करेगी। है पॉलिटिकल वेंडेटा और वीकेंडिंग है कुछ नहीं उसमें। कोई ऐसा काम हमारी सरकार के समय हमने नहीं किया जो गलत हो। पंचकुला में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल को 1982 में प्लॉट का आवंटन किया गया। 2 साल में एजेएल को कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो 1996 में प्लॉट वापस ले लिया गया। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान 1982 के रेट पर फिर से जमीन एजेएल को आवंटित की गई। हरियाणा सरकार के विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक जमीन फिर से आवंटित करने की वजह से सरकार को करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में 5 मई को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 2 दिन की छोटी बच्ची को कोई मंदिर के पास छोड़कर चला गया। 2 दिन की इस मासूम बच्ची को कोई सर्द रात में मंदिर की सीढ़ियों पर कैसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। रात के करीब 2 बजे जब बच्ची के रोने की आवाज आई तब पुलिस को खबर की गई। पुलिस बच्ची को राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गई। फिलहाल बच्ची मातृ छाया नाम के एनजीओ की देखरेख में है। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची को देखने में कुछ और देर हो जाती तो आवारा कुत्ते बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते थे। बच्ची का नाम सौम्या रखा गया है। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जिस वक्त भर्ती कराया गया, लेकिन धीरे धीरे बच्ची रिकवर कर गई है और फिलहाल उसे मातृ छाया में रखा गया है। आज की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। वैसे इतना अवेयरनेस हो रहा है कि नहीं होना चाहिए कि बच्ची को छोड़ दिया। बॉयज़ भी छोड़े जाते हैं पर मोस्टली गर्ल्स छोड़ जाती है, या तो वो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं। 19 अक्टूबर को दिल्ली के मुनिरका में सड़क पर एक लावारिस नवजात मिली। मई में 3 दिन की बच्ची दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर लावारिस मिली। जनवरी में दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर एक बच्ची को कथित तौर पर उसकी मां ने लावारिस छोड़ा। दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 3 छात्रों की केरल में डूबकर मौत हो गई। केरल के पेरुम्बवूर में यह हादसा शुक्रवार को हुआ। कोची से करीब 40 किलोमीटर दूर पानीयेलू पोरू नाम के टूरिस्ट स्पॉट पर पेरियार नदी में अनुभव चंद्रा, आदित्य पटेल और केनेथ जॉन नाम के 3 छात्र डूब गए। उन्हें बचाने के लिए एक रिसोर्ट के मालिक बेनी अब्राहम नदी में कूदे, लेकिन वो भी डूब गए। बेनी की बेटी मारिया भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ती है। वो भी अपने पिता को बचाने के लिए नदी में कूदी थी, लेकिन उसकी जान वहाँ मौजूद लोगों ने बचा ली। 3 of our students and a parent of one of our students passed away last night in an accident in the river Periyar. सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 11 छात्रों और 2 वार्डन की टीम केरल के टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए गई थी। नदी में डूबने वाले 3 छात्रों में से एक बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल के हैं। जिस जगह नदी में यह हादसा हुआ वहां सैलानियों के जाने पर मनाही है। भारतीय मुक्केबाजी के पोस्ट बॉय और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में धमाका करने वाले विजेंद्र सिंह आज अपना खिताब बचाने के लिए तंजानिया के बॉक्सर से भिड़ेंगे। विजेंद्र सिंह के सामने आज बड़ा इम्तिहान है। विजेंद्र को अगर WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट चैंपियन बने रहना है तो उन्हें तंजानिया के फ्रांसिस चेका को हराना होगा। तंजानिया के चेका के पास 43 मुकाबलों का अनुभव है, जिसमें से 32 में उन्होंने जीत हासिल की है। 34 साल के चेका इस समय इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की सुपर मिडलवेट डिवीजन में अफ्रीकन चैंपियन है। महज 17 साल की उम्र में पेशेवर मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखने वाले चेका के पास 16 साल का अनुभव है। विजेंद्र ने जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को हराकर एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब जीता था। चेका ने अपने करियर में 300 राउंड लड़े हैं, जबकि विजेंद्र ने अब तक केवल 27 राउंड ही खेले हैं। विजेंद्र ने अब तक 7 प्रोफेशनल फाइट लड़ी हैं, सभी जीती हैं।